हमारे देश की समृद्ध परंपरा रही है कि अतिथि का स्थान भगवान के समान होता है। और किन्नौर जिला तो अपने आतिथ्य सत्कार के लिए देश भर में जाना जाता है। इसी पर परंपरा का निर्वहन करते हुए मेरा विनम्र निवेदन है उपायुक्त किन्नौर श्री आप
हम आप सभी की भावनाओं की कदर करते हैं। हम जानते हैं कि आप सभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करना चाह रहे हैं, अभिनंदन करना चाह रहे हैं। जो टोपियां और अन्य जो चीजें भेंट करनी है, हम कार्यक्रम के बाद में ये सब करेंगे। तो मेरा सभी से निवेदन है, कृपया आप अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। कृपया सभी आप अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए।
सभी से निवेदन है कि आप सब माननीय मुख्य मुख्यमंत्री के स्वागत में घोष करेंगे। भारत माता की बीजेपी जिंदाबाद। एक बार जयराम जी। एक बार जयराम जी। आदमपुर उपचुनाव के लिए भाजपा और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों की घोषणा के बाद अब निगाहें टिकी हैं तो वो कांग्रेस पर टिकी हैं कि आखिरकार कांग्रेस किसको अपना उम्मीदवार बनाएगी। क्या पहले चुनाव लड़ चुके जेपी एक बार फिर से कांग्रेस की कमान संभालेंगे आदमपुर में, या कोई नया व्यक्ति आएगा। जेपी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। पहले इनकार कर रहे थे, क्या अब इकरार कर रहे हैं पार्टी के साथ, ये सब इन्हीं से जान लेते हैं। जयप्रकाश जी, स्वागत है पहले तो पंजाब केसरी में आपका। धन्यवाद जी। उम्मीदवार तय नहीं कर पा रही है कांग्रेस, और आप ये मानिए कि कुलदीप बिश्नोई को छोड़े हुए 2 महीने हो गए, तब से पता था कि उपचुनाव होगा, लेकिन क्या तैयारी नहीं थी या कोई ठोस मजबूत उम्मीदवार मिल नहीं पा रहा है? ऐसा नहीं था। कांग्रेस पार्टी को तो कुलदीप बिश्नोई ने जब एक धोखा किया, जनता के साथ गद्दारी की और पार्टी के साथ विश्वासघात किया,
उसी दिन पार्टी ने अपनी तैयारी कंप्लीट कर दी थी। कांग्रेस पार्टी की तैयारी मुकम्मल है। आप देखिए हर जगह हमारे दफ्तर खुल चुके हैं। हमारे पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं वो गांव-गांव में दौरे कर रहे हैं। और जहां तक उम्मीदवार का सवाल है, ये एक प्रक्रिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो एक सौदे के तहत कुलदीप बिश्नोई को अपने साथ शामिल किया था। क्या सौदा है वो बता दीजिए। सौदा यही था ना कि मेरे बेटे को टिकट दोगे तो मैं ये विश्वासघात करूंगा, जो मेरे ऊपर मुकदमे हैं उनको ठीक करोगे तो मैं लोगों के साथ विश्वासघात करूंगा। वो तो एक एग्रीमेंट के तहत सारा सिस्टम था। तो भारतीय जनता पार्टी के तो नेता रो रहे हैं, इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता कुलदीप बिश्नोई ने जिस दिन कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, भाजपा में शामिल हुए, उसी दिन भाजपा को छोड़ करके आगे थे। आप कुलदीप बिश्नोई पर आरोप लगा रहे हैं विश्वासघात का। कुलदीप बिश्नोई पार्टी हाईकमान पर राहुल गांधी पर आरोप लगा रहे हैं कि मुझे अध्यक्ष देने का वादा करके उन्होंने उदयवान जी को बना दिया। नहीं, झूठ बोलता है। उनको क्यों बनाएंगे? शेड्यूल्ड कास्ट एक बड़ी इतनी तादाद में है जिनकी जनसंख्या है, तो उसको इग्नोर करके, प्रजातंत्र में तो गणित का सवाल है, तो उसको इग्नोर करके उस पूरे वर्ग को, तो आप ये बताइए कि कुलदीप बिश्नोई किस बात का नेता है? ये किसका नेता है? शेड्यूल्ड कास्ट इसको नेता मानता नहीं, किसान वर्ग इसको नेता मानता नहीं, व्यापारी वर्ग इसने नेता नहीं माना, तो ये किस बात के पीसीसी प्रेसिडेंट के लिए कब ये कहेगा? कहो जनता के नेताओं के सामने। जब उन्होंने बुलाया था क्यों नहीं गया? जब राहुल जी ने कहा था कि 5 बजे मुझे कुलदीप बिश्नोई मिले, तो क्यों नहीं मिलने गया? क्योंकि कहते हैं ना कि जो आदमी खोट होता है वही दबता है। तो इसलिए कुलदीप बिश्नोई से कोई वादा नहीं था। कुलदीप बिश्नोई को गिरा करके कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ था। कुलदीप बिश्नोई को इस बात का ज्ञान नहीं था कि पार्टी में शामिल होने से पहले सोचना चाहिए था कि 2007 में जब कांग्रेस पार्टी छोड़ी तो उस वक्त कितनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल हमारे शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ किया था। तो इसको कौन बनाएगा पीसीसी प्रेसिडेंट? ये तो जान बचाने आया था, क्योंकि 2 बार इन्होंने कांग्रेस के खिलाफ कांग्रेस छोड़ के चुनाव लड़ा। 2009 में उस वक्त में उनके खिलाफ लड़ा था कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो मात्र 5800 वोट से, और वो भी बाय डिफॉल्ट हमारी ही गलती से। हमारी पार्टी क्या गलती कर ली? चलो अब नहीं बताया जाता, हमारी पार्टी के ऐसा सिस्टम हुआ जिसकी वजह से वो जीत गया। तो उसको ये पता लग गया कि तेरा जनाधार नहीं है, तू फंसेगा। आनंद फानंद में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया, क्या कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके उसके फौरन बाद जब भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि ये तो बिल्कुल जैसे कहते ना कि होपलेस एंड थैंकलेस, इस तरह का आदमी से कुछ नहीं है, और इनके पल्ले सारे पंजाबी कहते ना इसे पलक तक नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री, तो भारतीय जनता पार्टी ने इससे समर्थन वापिस, मतलब अपना संबंध विच्छेद कर दिया, गठबंधन टूट गया। मायावती जी के पास गया। आप भी देखिए, मायावती जी एक सेक्रेटरी का टेलीफोन आया उनकी पार्टी के सेक्रेटरी कि कुलदीप बिश्नोई तो टेलीफोन भी नहीं उठाता हमारे, तो उन्होंने इससे गठबंधन तोड़ दिया। फिर हमारे कुछ परिवार हैं हरियाणा में पोर्टी से, वो इस तरह की राजनीति करते हैं कि वहां तू कर दिए, यहाँ मैं कर दूंगा। तो इस तरह का कुछ पार्टियों में है नेता, उनसे सौदाबाजी करके चुनाव गणमान्य व्यक्तियों का उसी वक्त दौड़ गया, कांग्रेस पार्टी में शरण ले ली। अगर कुलदीप बिश्नोई ने अपनी लोकप्रियता पे घमंड है, अहंकार है था, तो ये बार बार पार्टियां क्यों बदल रहे हैं? वैसे तो बात अच्छा है, कुलदीप बिश्नोई के बारे में कहावत है कि जिस पार्टी में रहता है उसी का सत्यानाश होता है। कांग्रेस पार्टी का इस प्रदेश का पीछा छूट गया, क्योंकि भारतीय कांग्रेस का क्या सत्यानाश कर दिया? क्यों नहीं कर दिया? जिसने तो गुटबाजी, कभी किसी की मानने नहीं, कभी पीसीसी प्रेसिडेंट को नेता नहीं मानने। जब उदय भान को पीसीसी प्रेसिडेंट बना दिया था, उसने इसको नेता मानना चाहिए था कि नहीं मानना चाहिए? पीसीसी प्रेसिडेंट पार्टी छोड़ गया, नाश करता फिर था, तो इसलिए इन्होंने पार्टी छोड़ दी। अब पार्टी में उसी दिन से, जिस दिन कुलदीप बिश्नोई बाहर आया है, कांग्रेस पार्टी हरियाणा में बड़ी ताकतवर होकर के निकल रही है। और आज उसी का एक नतीजा है, हरियाणा प्रदेश की दर्रो दीवार पे लिखा जा चुका है कि भाजपा जाएगी
और कांग्रेस पार्टी आएगी। इन्हीं के रहते हुए भजनलाल जी और कुलदीप के रहते हुए हुड्डा साहब सीएम भी बने 2 बार। ना ये नहीं थे, दूसरी बार ये नहीं थे। हाँ, दूसरी बार एक बात जरूर थी ये बार बार कह रहे ना कि मैं तो 26 साल से आदमपुर के लोग सत्ता से दूर है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कब आदमपुर के लोग सत्ता से दूर कौन करने वाला है? कुलदीप बिश्नोई। 2005 में लोगों ने कांग्रेस को सत्ता दी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने, साथ में पार्टी जब छोड़ी, जब फूलचंद मौलाना जी को प्रेसिडेंट बना दिया, वो भी ऐसी समुदाय से संबंध रखते थे। तो 2009 में लोगों ने 6 इनके एमएलए बना दिए और ये सौदाबाजी करने लगे। वैसे तो कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छी ऑफर दी थी कि भाई आप अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में कर दो, जो हुआ भी 2016 में। हाँ जो हुआ भी, तो हम आपको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देंगे। इन्हें कोई और सौदेबाजी की, सौदेबाजी के चक्कर में था। तब इनके विधायकों ने सोचा कि भाई ये तो अंदर से कुछ सौदेबाजी चल रही है। उन विधायकों ने खुद ही पार्टी ब्रेक करके हचका तोड़ दी और उन्होंने कांग्रेस पार्टी में विलय कर लिया। तो इसके बाद में पता लगा ये तो सौदेबाजी के चक्कर में दिल्ली के गलियारों में घूम रहा था। अब की बार उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर आपको देखा जा रहा है, सबसे आगे आपका नाम चल रहा है। आप तैयार हैं रण क्षेत्र में उतरने के लिए? नहीं देखो, मैं तो पहले भी कह चुका हूँ, कई साथी अलग अलग तरीके से इसको आंकते हैं। मैंने पहले दिन से कहा कि कांग्रेस पार्टी जो हुक्म देगी मैं वही करूंगा, सामने भव्य बिश्नोई है। कोई हो। लगता है अगर आप आते हैं तो वो जो कसरत 2009 में रह गई थी वो पूरी हो जाएगी। मैं आता हूं जब भी पूरी होगी। पार्टी जो भी करेगी, कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार यहाँ से जीतेगा। इतने दावे से कैसे कर सकते हैं? मुझे ये पता है कि उस वक्त कहाँ कहाँ क्या कमी रही थी। कांग्रेस पार्टी ने अपनी वो कमियां दूर कर ली हैं और लोग जो ये चाहते हैं कि भाई हम 2009 में इसकी छुट्टी कर देते, तो 2014 में क्यों नहीं कर पाए? 2014 में मामला दूसरा हो गया। मैंने बताया था ना कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे फिक्सिंग कुछ लोगों की रहती है। वो आपकी बार भी हो गई तो हो जाए। अब जो फिक्सिंग करने वाले मैं सबको जानता हूँ। शिवभूमि कौन कौन है बता दो। ये नहीं पता। जिला किन्नौर बोल के जाओ। ना, ना, शानदार लोग समझ जाएंगे, लोग समझ जाएंगे। समझ आने दो। वो भी अच्छा समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ, विराजमान लेकिन उनमें क्या है क्या नहीं वो समय बताएगा। आपका कल सवाल जब भव्य से पूछा गया कि जेपी सामने आ सकते हैं उम्मीदवार के तौर पर, तो उन्होंने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। वो कह रहे मेरे बड़े हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। आप क्या कहते हैं कि कुलदीप आते तो मजा आता चुनाव लड़ने का, या भव्य हैं तो भी? नहीं, मैं वही बात मैं कहता हूँ कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। बच्चा भी है, ठीक है, पर वैसे बच्चा के जरा चुनाव लड़ रहा है प्रजातंत्र में, लेकिन हमारी आज लड़ाई भव्य से नहीं, कांग्रेस पार्टी नहीं। कांग्रेस पार्टी की लड़ाई है बीजेपी से, और यहाँ पर चुनाव हम लड़ेंगे, भव्य के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ेंगे। 8 साल से भारतीय जनता पार्टी का राज है इसके लिए भी मैं आपको हरियाणा में। धन्यवाद करना भाई इन्होंने 8 साल में क्या विकास कार्य करवाए हरियाणा में और हिसार जिला में और आदमपुर में। ये तो लोग कांग्रेस से पूछ रहे हैं आदमपुर के कि आपका यहाँ पर विधायक था, भजनलाल के परिवार से थे, कुलदीप थे, उन्होंने कुछ नहीं करवाया। यही तो कह रहे हैं, वो जान बचा के भाग गया, उन्हें कुछ नहीं कराया कुलदीप बिश्नोई ने। यही तुम आगे कह रहा हूँ कि कुलदीप बिश्नोई ने 2005 से लेकर 7 तक राज में रहा, कांग्रेस की सरकार थी, जब कुछ नहीं कराया। 2009 में भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट समर्थन था कांग्रेस पार्टी को, इनके विधायक तो मर्ज कर ही गए थे। और अब भी पिछले 2-3 साल से कुलदीप बिश्नोई, तो मनोहर लाल जी ने खुद कहा है, मुख्यमंत्री जी ने, कि हमारे संपर्क में था। भाई तो कांग्रेस के साथ को विश्वासघात कर रहा था और उनके संपर्क में है, सरकार के संपर्क में, तो आज आदमपुर डूब चुका है, पानी में बुरी हालत थी। आज भी आदमपुर इलाके के कई गांवों में खेतों में पानी है। तो कुलदीप बिश्नोई, ठीक कह रहे हैं लोग कि कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस में रहते कुछ नहीं किया, और जब से भाजपा में आए 4 महीने से, 4 महीने हो गए भाजपा में गए हुए, 4 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर शुरू हो गया, 10 तारीख को विश्वासघात कर गया था। तो इसलिए जब 4 उसमें गया
तूने कुछ नहीं करा, तुझ पे इसीलिए तो है विश्वास है, कुलदीप बिश्नोई राजनीति की इसके सेवा। अंदर कर रहे हैं। कह रहे ये हैं जो चुनाव है, इसीलिए लोग कहते हैं कि भाजपा ने काम नहीं किया, काम किया तो। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो काम है, आप बाढ़समंद में जाइए, बाढ़समंद को मॉडर्न विलेज बना दिया, ITI बना दी, तहसील उप तहसील का दर्जा दे दिया, ये जो हमारी बाढ़समंद ब्रांच है उसमें पानी देने का काम किया, और 17 वाटर वर्क्स बने हैं तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम में बने हैं। नालियां पक्की हुई हैं, सड़कें बनी हैं, बच्चों को रोजगार दिया गया है। भाजपा का कोई नेता ये तो बताए उन्होंने क्या किया। और जहां तक सवाल है हिसार, क्योंकि आदमपुर हिसार में पड़ता है, हिसार कारपोरेशन में भी आदमपुर के गांव, तो आदमपुर में देखिए जब कांग्रेस की सरकार थी, हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर थे, एक नई यूनिवर्सिटी बना दी, हिसार को काउंटर मैग्नेट टाउन बना दिया, मैं MP था उस वक्त, और हिसार को ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर सप्लाई, हिसार को हांसी रोहतक रेलवे लाइन जोड़ने का काम किया। आज आप हिसार के चारों तरफ देखिए कितने बड़े बड़े एक्सप्रेस हाईवे बनाए हैं, ये कांग्रेस की देन थी ना। ITI बनाई है, कॉलेज बनाए हैं, बरवाड़ा में थर्मल पावर प्लांट लगाया है। बीजेपी ने इस जिले में, इस प्रदेश में क्या किया है? तो ये हमारी लड़ाई है कि भाई इन लोगों ने कोई काम नहीं किया, काम किए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, इसीलिए लोग वोट देंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि हिंदू प्रवृत्ति की, हिंदू जो लोग होते हैं वो कहते हैं ना कि हम जब सूर्य निकलता उदय होता तब उसको पानी देते हैं, जब सूर्य अस्त होता कोई पानी देता देखे है? और बीजेपी तो हिंदू प्रवृत्ति की है, तो मनोहर लाल जी को सुबह कोई पानी नहीं देता, वो जा रहे हैं। जो आज भारतीय जनता पार्टी है उनका जा रहे हैं, वो अस्त हो रहे हैं। और उदय कौन हो रहा है? उदय भान, और उदयभान जी हमारे अध्यक्ष है, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर। सबको पता 10 साल रहेंगे, 1 साल नहीं रहेंगे। ये तो 1 साल की सरकार है। तो जाने वाला चीफ मिनिस्टर आपके और आने वाला चीफ मिनिस्टर, जाने वाला चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल, आने वाला चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो इसमें फैसला होना है, उम्मीदवारों में कोई फैसला नहीं। आप कांग्रेस पार्टी को कितने नंबर पर देखते हैं आदमपुर में? कितने नंबर पे? कितने नंबर ही कांग्रेस पार्टी का है, दूसरा कोई नंबर नहीं। नहीं, आप देखिए, आप विरोधियों की तरह बोल रहे हैं। अशोक तंवर कहते हैं कि 50,000 की ज्यादा की लीड हम लेके जाएंगे, और कुलदीप बिश्नोई कहते हैं कि मेरे से फालतू लीड लेके जाएगा 30,000 से ज्यादा। आप क्या दावा करते हैं? देखिए, मैं कुलदीप बिश्नोई और अशोक तंवर नहीं हूँ, वो कुछ भी कहते हैं। उन्होंने तो वे भूल गए क्या क्या बातें कही थी। मैं क्या बताऊं, चुनाव है, आप वीडियो देख रहे होंगे। पहले उन्होंने कांग्रेस को गाड़ी दी 2007 में, फिर कांग्रेस में चले गए, फिर उन्होंने भाजपा को गाड़ी दी, अब वो भाजपा में चले गए। वो खुद भूल जाते हैं उन्होंने क्या कहा है। भावे का भी वीडियो वायरल हो रहा है कल से। चलो तो मैं उस पर नहीं कुछ भी बोलूंगा, बच्चा है वो। यानी कि कुलदीप बिश्नोई खुद ही भूल जाते थे क्या क्या। यही हाल उस दूसरे साथी का है। बनेगी जीतना चाहते हैं, और वो जो क्या कुछ काम जीतेंगे? अगर बच आम आदमी पार्टी ये बताए, जैसे मैं गिनवा रहा हूँ कि हमने यहाँ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर यूनिवर्सिटी बनाई, आपको मालूम होगा शायद, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी लाला लाजपत राय के नाम से। गुरुज महेश्वर यूनिवर्सिटी थी हमारे यहाँ, D ग्रुप था उसका, A ग्रुप करवाया। हमारी HA यूनिवर्सिटी है, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसको पूरे विश्व में 1 नंबर पे लाने का काम हुड्डा साहब ने किया। इस इलाके में एजुकेशन को सुधारने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, मेडिकल कॉलेज बहुत बनाए, रेलवे लाइन से जोड़ने का काम किया, रोहतक को एक्सप्रेस हाईवे बनाए। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ITI बनाई। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर एक वो ये बता दें कि यूनिवर्सिटी बनाई हो, एक भी यूनिवर्सिटी बनाई हो, एक भी कोई मेडिकल कॉलेज बनाया हो, एक भी कोई कॉलेज बनाया हो, एक भी कोई +2 का नई बिल्डिंग बना के स्कूल बनाया हो। प्राइमरी स्कूल कांग्रेस ने बनाए थे, उनको लीक करके, जैसे हरियाणा में बंद हो रहे हैं कहीं। है। वो भी कई जगह मर्ज किए जा रहे हैं। और नहीं, वहाँ मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ, दिल्ली की। में बात कर रहा हूँ। हाँ, तो वो लीप पोत करके उन्होंने कह दिया कि हमने स्कूल बड़े अच्छे बनाए। अरे तुम्हारे इतने अच्छे स्कूल हैं तो पंजाब में क्यों नहीं बनाते? 9 महीने से सरकार है पंजाब की,
अगर केजरीवाल जी इतने अच्छे वायदे के खरे हैं तो पंजाब में जो कहा था 1,000 रुपए हर प्रति 18 साल से ऊपर की महिला को दूंगा, वो दे दिया क्या? केजरीवाल ने कहा था किसानों के कर्जे माफ करवा दूंगा, एक कलम से कर दिए क्या? पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के बारे में कहा था सबसे वरिष्ठ, आप तो वहां रहते हैं चंडीगढ़ में, अगर सबसे वरिष्ठ लॉ एंड ऑर्डर तो पंजाब में है ना। उन्होंने कहा कि चिट्टा नहीं बिकने दूंगा, चिट्टा नशा बेचने वाले को एक दिन में खत्म कर दूंगा, एक महीने में खत्म। ये उनके चुनाव घोषणा पत्र में था। चिट्टा खत्म हो गया क्या? सबसे ज्यादा नशे का सौदा आजकल पंजाब में हो। और पंजाब तो आम आदमी पार्टी तो हरियाणा के किसानों की और विशेष तौर से आदमपुर हल्के की सबसे बड़ी विरोधी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का तो हक ही नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे इस इलाके में, आदमपुर के इलाके में, नहीं विशेष तौर से रुकेगी, नरवा के इलाके यही मैं आपके बीच पानी की शॉर्टेज है। ये पानी आता है खनौरी हेड से। खनौरी हेड का जो कंट्रोल है वो है पंजाब सरकार के हाथ। खनौरी हेड से एक नहर निकल जाती है टोहाना की तरफ, एक फतेहाबाद ब्रांच, एक निकल जाती है किशनगढ़ की तरफ जो आदमपुर में आती है, एक ये बरवाड़ा ब्रांच और फिर बाड़समंद ब्रांच में कन्वर्ट हो जाती है। 250 से 300 क्यूसिक पानी प्रतिदिन पंजाब के लोग जबरदस्ती हमारा पानी छीन रहे हैं। कब से छीन रहे हैं? मैं कहना चाहता हूं। अब तो इसमें एक 8 बार महीने से पुनः- तो ये छिनवा रहे हैं। इससे पहले नहीं वो भाजपा हमारी सरकार थी वहाँ। भाजपा लड़ नहीं रही ना, हमारी सरकार थी, हम तो लेते थे पूरा पानी। आदमपुर में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में 15 दिन पानी मिलता था। हुड्डा की राज की बात नहीं कर रहा मैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह की राज की बात कर रहा हूँ, चन्नी की राज की बात कर रहा फिर हूँ। लड़ाई ये नहीं तो लड़ना। 8 महीने से पहले था। भाई इस स्टेट में लड़ाई लड़नी चाहिए, चाहे कैप्टन हो चाहे आपका चन्नी हो, धन्यवाद चाहे वहाँ करते हुए कांग्रेस की आप सरकार लोगों हो। ने मोर्चा क्यों नहीं उठा लिया? नहीं, हम आपकी किसका अपनी सरकार थी, आप मोर्चा उठा सकते हैं। किस पे उठावा मोर्चा? हरियाणा वाले तो कभी उसको बॉर्डर पे उस पे गए नहीं, टेल पे, हेड पे। जब तक मुख्यमंत्री, मंत्री, उनके अधिकारी वो फैसला करेंगे, हम क्यों जाएंगे? आप तो कल ये कहेंगे कि भाई आप तो SYL की लड़ाई आपने क्यों नहीं लड़ी? कांग्रेस ने, भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टी तो नकली चौड़ा ले रही है। अगर SYL का निर्माण कार्य शुरू हुआ तो वो इंदिरा जी के राज में हुआ, ठीक है ना जी। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस हुआ तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे संसदीय दल के नेता थे, मैं भी MP था, तो जब उनके उनके हमारे लोगों की दस्तखतों से हुआ। भावनाएं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, हमारे हिस्सा न्याय किया हरियाणा के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया अब तो पंजाब सरकार है, तो पंजाब सरकार की जिम्मेवारी है ना खोदना। तो अब की बार भी चुनाव में मुद्दा रहेगा SYL भी मुद्दा रहेगा, ये भी मुद्दा रहेगा कि बकारे हैं, एजुकेशन इनके बस की नहीं है। अगर मामला हम उठाएंगे कि बार बार पंजाब ना दिल्ली में हमने शिक्षा में सुधार कर दिया, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, हालांकि ऐसा मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अगर देश में सबसे ज्यादा मृत्यु हुई है कोरोना काल में वो दिल्ली में हुई है। 9 के को मोहल्ला क्लिनिकों में कोई ऑक्सीजन सिलेंडर थे, गए ऑक्सीजन गैस नहीं थी। 9 के पास डोलो भी नहीं थी, पैरासीटामोल भी नहीं थी। ये ड्रामेबाजी की राजनीति करते हैं। और आप ये देखिए ना, लोगों को हिप्नोटाइज करते हैं। और केजरीवाल जी या इनके दूसरे जो सहयोगी हैं, ये एक बहुत बड़े अपने साथियों के साथ विश्वासघात किया, धोखा दिया। आप कहोगे कैसे धोखा दिया? ये तो अन्ना जी की बात को इन्होंने मानना था कि इस बार हम कुछ अन्ना हजारे की बात मांगेंगे। को लेकर के। चलिए वो पुरानी बात होगी, उस पर बहुत बार चर्चा हो जाती है। अच्छा फिर चलो नई चर्चा कर लो फिर। मैं अगर सीधा आदमपुर पे आ जाऊं तो आदमपुर पे जब अगर आपको टिकट मिलती है तो आपकी चुनावी रणनीति क्या रहेगी? आप किस प्रकार से चुनावी मैदान में उतरेंगे और उन्हीं के सामने चुनाव लड़ेंगे जो कभी आपकी पार्टी में रहे थे, चाहे भव्य हो चाहे सत्येंद्र? नहीं देखिए, उम्मीदवार के खिलाफ नहीं लड़ा जाता कभी, पार्टियों के खिलाफ पार्टियों की लड़ाई होती है। मैंने बताया ना, हमारा तो ये होगा भाई जयप्रकाश जीतेगा नहीं, तो कांग्रेस की सरकार क्योंकि बनेगी, जो हमने मांगा वो कांग्रेस की सरकार बनेगी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर बनेंगे। आप लोग कांग्रेस को तो एक रख नहीं पा रहे। कौन ना कुमारी शैलजा चंडीगढ़ में नजर आई मीटिंग में, ना किरण चौधरी नजर आई, ना रणदीप सुरजेवाला नजर आए। भाई सुरजेवाला यार तुम ही तो लड़ाई करवाओ। सुरजेवाला के यहाँ तो राहुल जी की पद यात्रा चल रही है, चलिए ठीक है, मान ली। ठीक है। शैलजा तो यहीं बैठी है, नहीं, उनको बुला लेते हैं। वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सदस्य है, कहीं कहीं गई हुई होंगी। अभी हमने उनसे बात की तो कह रही है मुझको तो कुछ पता ही नहीं। चलो उनको नहीं पता होगा, आपने हो दिया सकता है। उस दिन कुमारी नहीं। शैलजा अब तो ने हम जो एक कहा, ही किरण चौधरी भी कह रही है कि मुझे भी कोई जानकारी नहीं। किस चीज की जानकारी नहीं। कोई मीटिंग हो रही है, उम्मीदवार कौन आएगा, चुनाव कैसे लड़ा जाएगा। और तो पर उम्मीदवार तो पार्टी देगी ना, पार्टी हाईकमांड की रिकमेंडेशन आ जाएगी, सबको पता लग जाएगा
जब टिकट अभी मैं क्या कहा, पदाधिकारियों की बैठक में नहीं बुलाना चाहिए। कौन बुलाए होंगे यार, ये मेरा काम थोड़ा ही है, ये पीसीसी का काम है, मैं पीसीसी का थोड़ा ही हूँ, ये मुझे क्या पता इस पर्सन का। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, शैलजा जी भी कांग्रेस की नेता है, किरण चौधरी भी कांग्रेस की नेता है, और कांग्रेस सारी एक है। लेकिन हम कांग्रेस में करना एक फर्क चाहते है, हैं कि सरकार भारतीय जनता रिपीट करना पार्टी चाहते थोड़ा सा मनोहर लाल जी के खिलाफ कोई बोल के दिखा दे, बाहर निकाल दे उसके। गडकरी जी थोड़े से बोलते थे, आपको पता होगा कि वहाँ की जो उनका वो है पोलिट ब्यूरो तो नहीं आप कह सकते, पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य थे, बाहर खड़े कर दिए। कांग्रेस में इतनी स्वतंत्रता है कि अपने विचार आदमी विद इन पार्टी व्यक्त कर सकता है और अपनी बात पार्टी के हर प्लेटफॉर्म पे कह सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कोई हिम्मत नहीं। आप हमसे जो प्रश्न पूछते हैं, भारतीय जनता पार्टी वालों से तो पूछ लो कि कल पार्टी में आया था, पुराने कार्यकर्ताओं का क्या हाल होगा, क्या हाल होगा पुराने कार्यकर्ताओं का। पुराने कार्यकर्ताओं के मन में कितनी तकलीफ हुई होगी कि जो कुलदीप पानी पी पी करके तुम्हें उन्हें गालियां देता था, जहां आज प्रदेश उसको के याद अंदर मान लिया। एक ये भी चर्चा होने लगी है कि 4 लोग पहले भजनलाल परिवार से चुनाव में लड़ चुके हैं, अब 5वें व्यक्ति को चुनाव में उतारा जा रहा है और बीजेपी परिवारवाद के खिलाफ होने की बात करती है। तो आपको लगता है कि ये परिवारवाद की एक नई परिभाषा है? बीजेपी में तो पूर्ण परिवारवाद है। कौन कहता है परिवारवाद से बचती बीजेपी? वो जनता के साथ धोखा देता है जो नेता ये कहता है कि बीजेपी में परिवारवाद नहीं है। बीजेपी से भयंकर परिवारवाद तो क्षेत्रीय पार्टी में भी नहीं है। राजनाथ सिंह रिवाज बदलेंगे और किन्नौर मंत्री के हैं। अंदर पंकज और दूसरा दोनों उनके बेटे एमएलए हैं ना, तो क्यों बनाए दोनों ही परिवार के? कितनी ऐसे उदाहरण में दूंगा आपको, बाप और बेटा, बाप और बेटा, बाप और बेटा, बाप और बेटा। तो ये तो ड्रामा करती है। ये तो कहते ना, खाने के दांत हो रहे हैं, हाथी के दांत और दिखाने के। आखिरी सवाल पूछूंगा, अगर आपको टिकट मिलती है, कांग्रेस पार्टी आप पर दांव खेलती, आपको उम्मीदवार बनाती, क्या आप कांग्रेस को संगठित कर पाएंगे? आपके प्रचार में कुमारी सैलजा, हम किरण विधायक चौधरी या वो बदलने के नेता लिए काम जो कर रहे हैं। दरकिनार हो रहे हैं या जो लोग छोड़ते चले जा रहे हैं, अभी अनिल धनतोड़ी भी छोड़ गए और कृष्णमूर्ति हुड्डा पीछे पीछे लगता है कि शायद वो भी कहीं न छोड़ जाएं, तो उन सबको एक मंच पर ला पाएंगे उम्मीदवार के तौर पर? पर्सनली रिक्वेस्ट करके आप उनको साथ लेकर चलेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी में कोई ग्रुपिज्म नहीं, कोई नेता दरकिनार नहीं है। आप कांग्रेस पार्टी की तो बहुत चर्चा करते हो मीडिया वाले, आप ये चर्चा नहीं करते कि वीरेंद्र सिंह इतना सीनियर नेता था, वो भी कांग्रेस पार्टी में थे। सुनो ना, और अरे हमने उसके तो बाद उनको जब वर्किंग आपकी कमेटी सरकार में दोबारा जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज बना रखा था, इन्होंने तो मंत्री बना करके ठिकाने ला दिया। बीजेपी ने ला दिया कि नहीं ठिकाने ला दिया? अपमान किया चौधरी वीरेंद्र सिंह का। वो तो कहते कांग्रेस ज्यादा अपमान किया, मुझे मंत्री बनना था लेकिन फोन करके बाद में मना कर दिया। चलो वो उस पर चर्चा नहीं मैं करूंगा, आपने बीजेपी से बात करूंगा, मैं कांग्रेस की। बीजेपी के बारे में बताना चाहूंगा, कैप्टन अभिमन्यु हमारे इस इलाके के सबसे सीनियर नेता थे, उनके साथ क्या व्यवहार करके है, बनेगी। रामविलास शर्मा जी के दिसंबर के साथ क्या अंदर व्यवहार किन्नौर की करके है। समस्या तो ये बीजेपी है जो अपने नेताओं को अपमानित करती है या अपने कार्यकर्ता समस्याओं को लेकर आएंगे, हमें पूरा विश्वास है। कि किन्नौर का विकास जो है आप खुद पहाड़ी क्षेत्रों के व्यक्ति है, इसलिए पहाड़ी संस्कृति
को समझते हैं, किन्नौर की संस्कृति को समझते हैं, उन समस्याओं का हम समाधान करेंगे। आज के अवसर पर हम बहुत ज्यादा मांगेंगे नहीं, लेकिन जो भावनाएं आई है, चाहे वो ज्ञापन के अंदर तहसील कैंप बनाने की बात हो, चाहे वो सीएससी ज्ञावंग में रिक्वेस्ट कर रहे थे चाहे पोंडा के लोग पीएम योगदान के लिए जो सहयोग रहा है उसके लिए आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका धन्यवाद करता हूं। आप सबको बहुत 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 बधाई देता हूं। और उस के साथ साथ मैं ये भी मैं कहना चाहूंगा कि सफर यहां तक का पूरा हुआ तो ये हमारा लक्ष्य नहीं है, हमें और आगे जाना है।
और इसलिए आने वाले समय के लिए भी हमारी कमिटमेंट रहनी चाहिए, कन्विक्शन रहनी चाहिए हमारे लक्ष्य रहना चाहिए। हम हिमाचल को और आगे बढ़ाने के लिए आने वाले समय में और भी सक्रिय होकर के सहयोग देंगे। इसके लिए हम आप सबके बीच में आ जाए। आप कल्पना करिए, जब हिमाचल बना था, मैंने एक कार्यक्रम में इस तरह की बड़ी सभा के अंतर्गत लोग बैठे थे। मैंने पूछा कि कोई बता सकता है कि जब हिमाचल बना था 15 अप्रैल 1948 को, तो उस वक्त हिमाचल प्रदेश में कितने जिले थे? कोई नहीं बता पाया। हम आगे तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन पीछे का इतिहास हम भूलते जा रहे हैं। 4 जिले उस वक्त थे हिमाचल प्रदेश में, आज 12 जिले हैं। कांग्रेस के लोग कांग्रेस छोड़ो यात्रा पर निकले हैं। भारत जुड़ा हुआ है, भारत मजबूत है। और आज की तारीख में मैं कहना चाहूंगा, जितना भारत आज की तारीख में मजबूत है, ताकतवर है, इतना मजबूत भारत कभी भी नहीं रहा। ये मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाह रहा हूं। वो इसलिए क्योंकि नेतृत्व मजबूत मिला है, जिसकी वर्षों से तलाश थी। ऐसा नेतृत्व भारत को चाहिए जो मजबूत हो। अभी कुछ दिन पहले महंगाई पर एक कार्यक्रम दिल्ली में किया हम लोगों ने, और दिल्ली के उस कार्यक्रम में सभी पूरे देश भर से लोगों को बुलाया गया और वहां पर भाषण दिया राहुल गांधी जी ने। और भाषण दिया कि आटा 40 रुपए लीटर हो गया। अब आप देखिए कि जो देश के प्रधानमंत्री लेने के सपने ले रहे हैं, उन्हें अभी तक यही मालूम नहीं है कि आटा किलो के हिसाब से मिलता है कि लीटर के हिसाब से मिलता है। लीटर के हिसाब से दे रहे हैं। कांग्रेस की व्यवस्था हो सकती है, लेकिन देश की कोई व्यवस्था नहीं है। देश को नेतृत्व चाहिए मजबूत, देश की भावना को जोड़ने वाला नेतृत्व चाहिए, देश की भावनाओं को समझने वाला नेतृत्व चाहिए। और आज अगर हम इस बात को कह सकते हैं, वो हमारी कहने से साबित नहीं हुई है, वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के काम करने के तरीके से साबित हुई है। अगर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अगर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहीं जाते हैं, जो देश में दुनिया में अपने आप को सबसे आगे मानते हैं, टेक्नोलॉजी में, ताकत में, साधन सुविधाओं में, उन देशों के राष्ट्र के नेता, उन नेता भी जब मंच पर नरेंद्र भाई मोदी जी को देखते हैं कि अपने पांव नहीं रोक पाते हैं, पांव चलते हैं, और जहां मोदी जी खड़े होते हैं वहां उनके पास पहुंच करके हाथ बढ़ाते हैं, हाथ मिलाते हैं। और एक दौर ऐसा भी था जब हमारे देश के प्रधानमंत्री मंच पर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर होते थे, ना कोई उनकी तरफ सम्मान से देखता था, ना ही कोई कदम बढ़ते थे, ना ही कोई हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ता था। ये अंतर है, जिस अंतर को समझने और समझाने की आवश्यकता है।
आज सारी दुनिया के सामने हम जिन बातों को लेकर के हम चर्चा कहते थे, हम कहते थे कि धारा 370 समाप्त होनी चाहिए बोलते थे, लेकिन विश्वास नहीं होता था कि हमारे जीवन में ऐसा दिन देखने को आएगा जब हम अपनी आंखों से लोकसभा और राज्यसभा में इस बिल को पारित होते हुए देखेंगे। लेकिन दिन आया, कब आया? जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, धारा 370 समाप्त हुई। भगवान रामचंद्र जी के जन्म स्थान पर मंदिर बनना चाहिए। हम बोलते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन दिल को तसल्ली देते थे। लेकिन हमें मालूम है कि हमारे बुजुर्गों ने भी यही नारा लगाया था, लेकिन जीवन उनका समाप्त हो गया। उसके बावजूद भी वो अपने जीवन में इस दिन को नहीं देख पाए जब मंदिर का निर्माण का कार्य शुरू हो सके। लेकिन हम सब लोग सौभाग्यशाली है कि हम उस अवसर को अपने आंखों के सामने हम देखें जब राम जन्मभूमि पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जाकर के भूमि पूजन के लिए वहां पर गए। आज भव्य मंदिर राम जन्मभूमि पर वहां पर बन रहा है, तो यही हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। हमारा पड़ोस कर देश हरकत करता था, एक जवाब उनको सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में दिया, और दूसरा जवाब जब दिमाग और ज्यादा उनको ठिकाने लगाने की जरूरत महसूस की तो एयर स्ट्राइक करके जो है उनको एक संदेश दिया, अगर नहीं मानोगे तो हश्र तुम्हारा ये होगा। ऐसे नेतृत्व की जरूरत, और ऐसे नेतृत्व की जरूरत है तो देश के लिए, तो हिमाचल के लिए भी उस नेतृत्व की हम सबके बीच आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा नेतृत्व जो हिमाचल प्रदेश में आकर के कहता है कि ये मेरा अपना हिमाचल है, अपना घर है, इसे मैं अपना घर मानता हूं। और घर जब बोलते हैं, सिर्फ बोलते नहीं, व्यवहारिक रूप से उसको साबित भी करते हैं। हिमाचल आए और हिमाचल आकर के बिलासपुर में विजयदशमी के दिन, दशहरे के दिन उनका आना हुआ, और कुल्लू जाकर के दशहरे के उस रथ को प्रणाम करने के लिए गए, जो हमारे भगवान रघुनाथ जी का रथ, जिसको हजारों लोग अपने हाथों से खींच करके उस रथ यात्रा को शुरू करते हैं। पहले देश के प्रधानमंत्री कुल्लू के दशहरे में पहुंच करके इस काम को करने के लिए पहुंचे। भावना उनके हिमाचल की संस्कृति के प्रति, हिमाचल के संस्कार के प्रति, हिमाचल देवभूमि है, देवभूमि के प्रति, इस बात को समझने की आवश्यकता है भाई। और जहां तक हिमाचल प्रदेश हमारी सरकार की बात है, मैं आपके बीच में बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं कहूं कि इसके बाद अभी बहुत कार्यक्रमों का दौर बहुत लंबा है, आगे भी हम चुनाव के करीब हैं, लेकिन फिर भी मैं आज यहां पर आपके किन्नौर में यहां आया हूं। यहां मेरी दाईं तरफ आप देख रहे हैं कि 18 उद्घाटन और 5 शिलान्यास, कुल मिलाकर के 23 उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम आज आपके इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हुए, और लगभग 64 करोड़ रुपए की सौगात आपके किन्नौर के इस विधानसभा क्षेत्र के लिए दी गई है। उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यहां भाई तेजबंद नेगी जी और सूरत नेगी जी दोनों जिक्र कर रहे थे, यहां कुछ लोग विधानसभा के अंदर बहुत शोर डालते थे, एफआरए के बारे में बहुत बात कहने की कोशिश करते थे, लेकिन क्या उनके दौरान ये सारी चीजें हुई हैं क्या? और मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है, 2008 से ये लंबित थे जो वन अधिकार नियम, जो एफआरए के जो है, और उसमें से 344 केस जो है हमने स्वीकृत किए। उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इस बात को भी कह सकता हूं कि हमारे जो ट्राइबल के इलाके में, खासतौर से किन्नौर के लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा तोहफा है। और इसी प्रकार से जिले में 48 लाभार्थियों को नौ तोड़ के पट्टे भी दिए गए। इसलिए मैं इन बातों का मैं जिक्र कर रहा हूं। यहां कहा जा रहा था कि अगर साथ चलने वाला साथी यहां से होता तो काम करने का आनंद कुछ और होता, लेकिन आपके यहाँ के जो हमारे प्रतिनिधि हैं, मुझे मालूम नहीं वो कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रहा,
जिस तौर तरीके से बात कहते हैं, वो हमारी देवभूमि की संस्कृति नहीं है। और खासतौर से अगर ट्राइबल के इलाके का अगर हम जिक्र करें तो मुझे लगता है कि वो ट्राइबल के इलाके की जो हमारी संस्कृति है उसके भी वो विपरीत है, उसके अनुकूल नहीं है। व्यक्ति के नाते मैं सबका सम्मान करता हूं, चुने हुए प्रतिनिधि के नाते में सम्मान करता हूं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद फिर मुझे कहा कि कुछ साथियों ने कहा कि भी नहीं बोलना इनके बारे में। हमने कहा क्यों? कांग्रेस के लोग अपने आप ही बोल रहे हैं, बोलते हैं। शायद में कांग्रेस की अध्यक्षा कुछ दिन पहले आई और यहां आकर के हमारे पुलिस के हमारे साथियों को उनके बीच में दखल करना पड़ा, उनको अलग करना पड़ा। नहीं तो इस तरह की स्थिति नहीं है, वो उनकी पार्टी की स्थिति है, मैं उसमें कुछ नहीं कहना चाह रहा हूं, लेकिन पार्टी की स्थिति पूरे देश में इस प्रकार से बनी है। गोवा में 8 विधायक कांग्रेस छोड़ के भाजपा में शामिल हो गए। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए, वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए, और उनमें से 2 कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आ गए। एक इनका वाइस प्रेसिडेंट था स्टेट का, वो भी हमारी पार्टी में आ गए। आज इनके अनुसूचित जाति के जो नेता यहां पर हिमाचल प्रदेश के जो अध्यक्ष थे वो भी हमारी पार्टी में अब शामिल हो गए। हमारी पार्टी से सुरेश चंदेल जी कांग्रेस पार्टी में कुछ वक्त के लिए गए थे, वो फिर वापस आ गए। जब पत्रकारों ने पूछा कि आखिरकार ये कांग्रेस में भगदड़ क्यों मची है, ये सारा क्यों ये दौर चला है ऐसा, उन्होंने एक ही बात कही, वर्तमान की कांग्रेस न देश के लिए किसी काम की रही, न समाज के लिए किसी काम की रही, न प्रदेश के लिए किसी काम की रही, और न ही हमारे लिए किसी काम की रही। इसलिए सब छोड़ना चाहते हैं। गुलाम नबी आजाद इस आयु में जो 1960 से 1970 से कांग्रेस पार्टी में काम कर रहे थे वो भी आजाद हो गए। इसलिए मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन हिमाचल प्रदेश में आप सबके सहयोग से मुझे एक बात जरूर कहनी है कि हम एक बात का जिक्र आजकल के दिनों में कर रहे हैं। हमें रिवाज बदलने की बात कह रहे हैं। हमने रिवाज बदलने की बात कही तो हमारे कुछ कांग्रेस के मित्रों को बहुत परेशानी, बहुत पीड़ा हुई, और कहने लगे, हमें समझाने लगे रिवाज तो नहीं बदलना चाहिए, रिवाज तो, हमने कहा जो अच्छे रिवाज है उनको और मजबूत करना चाहिए, लेकिन जो खराब है, जिनको सुधार करने की जरूरत है, ठीक करने की जरूरत है, वो बदलने चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि मैं आपको उदाहरण देता हूं, हिमाचल में रिवाज बना था, जब सरकार बदल जाती थी तो एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते थे, केस करते थे, कोर्ट में पेशियां लगती थी। हमने कहा ये रिवाज देव संस्कृति के मुताबिक नहीं है। हिमाचल देवभूमि है और हिमाचल के हिसाब से ये रिवाज बदलना चाहिए, और हमने उस रिवाज को बदला। हमने कहा इस तरह से रिवाज बदलना चाहिए। और अब हम रिवाज की बात इसलिए भी कह रहे हैं कि हिमाचल में नहीं, पूरे देश में रिवाज बदल गया भाई। जिन राज्यों में हमारी पार्टी की सरकारें नहीं बनती थी वहां भाजपा की सरकारें बन गई, रिवाज बदल गया। जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें 5 वर्ष चलती थी, 5 वर्ष के बाद बदल जाती थी, उन राज्यों में भाजपा की सरकारें फिर 5 वर्ष के लिए आगे दूसरे कार्यकाल में प्रवेश कर चुकी है। रिवाज बदला है। पड़ोस का हमारा उत्तराखंड जब से बना है तब से सरकार 5 वर्ष के बाद बदल जाती थी, लेकिन अब की बार भाजपा की सरकार थी, फिर भाजपा की सरकार बन गई। उत्तर प्रदेश में 37 वर्षों से यही चल रहा था कि 5-5 वर्ष के बाद सरकार बदल जाती थी, लेकिन अब की बार योगी जी थे, फिर योगी जी आ गए, रिवाज बदल गया। हमारा पड़ोस का राज्य हरियाणा है, सरकार बनती नहीं थी, बन जाती तो चलती नहीं थी। 2014 के बाद भाजपा की सरकार दूसरी बार वहां पर चल रही है, रिवाज बदला है। मणिपुर में फिर भाजपा की सरकार, गोवा में फिर भाजपा की सरकार, और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 30 वर्ष पूरे करने जा रही है।
जब पूरे देश में रिवाज बदल गया तो हम हिमाचल वाले क्यों उस रिवाज को पकड़ के रखें? आइए, मैंने कहा आपकी बार इस काम को हम करेंगे। जब हमने कहा तो हमारे कुछ लोग नाराज हो गए। इस काम को तो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए। अब बड़े बड़े लोग कौन होते मुझे मालूम है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि लोग तो लोग होते हैं, आदमी तो आदमी होता है। अटल जी ने अपनी कविता में लिखा है, आदमी ना बड़ा होता है, आदमी ना छोटा होता है, आदमी सिर्फ आदमी होता है। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में एक बात बैठी है कि वो बड़े हैं, क्योंकि बड़े इसलिए हैं कि राजाओं के परिवार में जन्म लिया है, और हम सब लोगों को छोटा मानते हैं क्योंकि हमने राजा के परिवार में जन्म नहीं लिया, हमने किसान के, गरीब मजदूर के परिवार में जन्म लिया, इसलिए वो अपने आप को बड़ा मानते हैं। इसलिए हमने कहा कि एक बात ख्याल रखिए, एक बार याद रखिए कि सारे बड़े काम बड़े लोग नहीं करते। कई बार बड़े काम जो बड़े लोगों से नहीं होते, उन कामों को छोटे लोग करके दिखाते हैं। तो आओ हम सब छोटे लोग मिलकर के काम करें, और अब की बार जो रिवाज बदलने की अगर हम बात कह रहे हैं, उस रिवाज को बदल करके छोड़े। इस बात के लिए मैं आप सबके बीच में निवेदन करने और आह्वान करने के लिए यहां पर आया हूं। और इसलिए मैं आपके बीच में कह रहा हूं कि हमने काम करने की शुरुआत की, हमने गरीब लोगों के लिए काम करने की हमने कोशिश की है। वो 400 करोड़ पेंशन पर खर्चते थे, हम 1300 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। वो 4 लाख लोगों को पेंशन देते थे, हम 7.5 लाख लोगों को पेंशन दे रहे हैं। हमने हर घर में गैस का कनेक्शन पहुंचाया। हिमाचल पूरे देश में पहला राज्य है जहां हर घर में गैस का कनेक्शन पहुंचा। बड़े लोग इस बात को नहीं सोच पाए कि छोटे लोगों के घर में भी गैस का कनेक्शन लगना चाहिए। हमने हिमाचल प्रदेश में हर आदमी के इलाज का, मुफ्त इलाज का इंतजाम किया है, क्योंकि गरीब आदमी जब पैसा खर्च करने की स्थिति में नहीं होता है तो उसका जीवन चीख पुकार के बीच में समाप्त हो जाता है। हमने हिम केयर से 3.5 लाख लोगों का इलाज मुफ्त में करके उनको स्वस्थ करके घर भेजा है। ये बड़े लोगों की सोच का विषय नहीं बन पाया, जो लंबे समय तक रहे, बार बार न रहे, लेकिन गरीब आदमी का इलाज कैसे होगा इस बात को लेकर के उनका सोचने का विषय नहीं बन पाया। लेकिन ये विषय उस व्यक्ति का बन पाया जो छोटा है, जिसने मजदूर के घर में जन्म लिया, जिसने गरीबी को बहुत करीबी से देखा है, महसूस किया है, उसने इस निर्णय को किया है। आज हमारी बेटी अगर शादी होती है गरीब परिवार की, हम 31,000 रुपए शगुन के रूप में उसके खाते में डाल रहे हैं, लेकिन बड़े लोगों की सोचने का विषय ये नहीं बन पाया, क्योंकि वो बहुत बड़े थे और हम बहुत छोटे हैं। तो इसलिए छोटे होकर के हमने इस पीड़ा को समझा कि बेटी तो बेटी है, चाहे वो गरीब की है, चाहे वो अमीर की है। पिता की भावनाएं, मां की भावनाएं बेटी के लिए उसी तरह की होती है, चाहे वो किसी गरीब की है, चाहे वो अमीर की है। तो इसलिए हमने इस तरह के काम किए। हमारी माताएं बहनें आजकल काम के लिए घर से बाहर निकलती हैं। हमने कहा कि उनको हिमाचल प्रदेश में आने जाने के लिए मदद करनी चाहिए। इसलिए हमने कहा कि आबादी का आधा हिस्सा महिलाओं का है, तो किराया भी आधा लिया जाएगा। आधे किराए के साथ हमने शुरुआत की। हमने हिमाचल प्रदेश में हमने इस बात को देखा, किन्नौर सर्वाधिक सबसे ज्यादा बिजली के प्रोजेक्ट लगाने में जो है सबसे आगे है, और किन्नौर ने पूरे देश के लिए बिजली यहां से दी है। चाहे वो राजस्थान है, चाहे वो दिल्ली है, चाहे हरियाणा है, चाहे हमारा पंजाब है। हमने कहा हिमाचल प्रदेश ने बिजली पैदा करके दूसरे प्रदेशों के घर हमने उजाले किए। क्या हम गरीब लोगों के लिए कोई इंतजाम नहीं कर सकते? हमने निर्णय किया कि हमने हिमाचल प्रदेश में 125 यूनिट बिजली का बिना किराए के जो है जीरो बिल के साथ हम व्यवस्था करेंगे। हमने वो करके दिखाई। लेकिन जब हम कर रहे हैं तो कहते कि मुफ्त खोर बना दिया। लेकिन जब अपनी बात आती है, आजकल घोषणा कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं कि हमारी कमिटमेंट है, हमारी घोषणा है कि जब हम आएंगे तो हम 300 यूनिट बिजली देंगे। आएंगे तो ना, जब आने नहीं देंगे तो क्या करेंगे? जब लोगों ने तय कर दिया, मन बना दिया, नहीं आने देना भाई, इसलिए नहीं आने देना कि भाई बच्चा कहां आपका। इसलिए भाई और बहनों, मैं आपके बीच में बहुत लंबी बात कहूं
वो संभव नहीं है, मुझे निकलना है। मैं आप सबसे निवेदन करने के लिए, ये किन्नौर चाहिए, साथ चलता हुआ मिलना चाहिए, साथ सहयोग देता हुआ मिलना चाहिए। आप किन्नौर दीजिए और हम आपको हिमाचल देंगे, हिमाचल में भाजपा की सरकार बना के देंगे। और आपके इस क्षेत्र के विकास के लिए मैं आप सबके लिए बधाई देना चाहूंगा। किन्नौर ऐसा हमारा एक जिला है जिस जिले ने उस कोविड के संकट में सहयोग देते हुए वैक्सीन में पहला स्थान हासिल किया। पहला स्थान सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में फुल्ली वैक्सीनेटेड कोई डिस्ट्रिक्ट हुआ तो किन्नौर हुआ, पहली डोज में भी, दूसरी डोज में भी। मैं आप सबको इस बात के लिए बधाई देता हूं। और उसके साथ साथ में और भी चीजें आपने किन्नौर के लोगों ने बहुत सारी की हैं, मैं उन बातों को कहूंगा तो बहुत लंबी बात जाएगी। तो मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आप सबका बहुत बड़ा सहयोग मिला है। और भाई यहाँ सूरत नेगी जी ने कुछ विषयों को लेकर के कहा है। एक सब तहसील का जिक्र किया, कटगांव, और उस सब तहसील में मैं देख रहा था कि 2 ही पटवार सर्कल हैं। कैबिनेट में आया लेकिन चर्चा की, कहा कि यहां पर कानगो सर्कल बनाना चाहिए। कानगो सर्कल का तो हमने कर दिया, लेकिन आप लोगों ने ये कहा कि उसको सब तहसील बनाना चाहिए क्योंकि इलाका दूर का है, कठिन है, मुश्किल है। तो इस बात को लेकर के फिर से मैं पुनः विचार करूंगा, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और जहां सड़कों की बात कही गई, जहां और विकास कार्यों की बात जहां पर कही गई, स्वास्थ्य की सुविधाओं की बात कही, किन्नौर आज ऐसा जिला नहीं है जहां किसी चीज की कमी छोड़ी हो। हमने हर क्षेत्र में काम किया है और आगे मुझे आप सबसे यही निवेदन करना है, अगर कमी रह गई है उस कमी को अभी हम ही पूरा करेंगे। नरेंद्र भाई मोदी जी को आप मजबूत करिए। ये किन्नौर भाजपा के साथ चलते हुए दिखे, भाजपा का साथ देते हुए दिखे, ये मुझे लगता है कि ये संदेश यहां से जाना चाहिए। उसके लिए आप सब काम करिए और निश्चित रूप से उसके बाद सरकार जब भाजपा की फिर से बन जाएगी, उसके बाद किन्नौर आकर के आप सबके बीच में जो कमी रहेगी, कसर रहेगी, हम उस कमी को पूरा करेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। इतनी बात कहते हुए आज के इस कार्यक्रम में आप सब लोग बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचे, आप सबका हृदय से बहुत आभार। और आगे के लिए आप सबको बहुत सारा, दिवाली का भी त्योहार आ रहा है, उसके लिए आप सबको बहुत शुभकामनाएं। और मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि किन्नौर साथ चलने वाला, मिलकर के काम करने वाला ऐसा किन्नौर होना। सरकार भाजपा की बनेगी और भाजपा की ही बनेगी, ये मैं बड़ा स्पष्ट कर रहा हूं। कोई ताकत नहीं रोक सकती है। जिस तरह से आपने देखा हुआ, एक बार प्रधानमंत्री जी आए तो सारे हमारे कांग्रेस बेचारे बहुत कांप जाते हैं, डर जाते हैं। बिलासपुर में आने का कार्यक्रम बना तो अखबार में कहीं खबर लगी कि भाई प्रधानमंत्री जी कुल्लू भी जा रहे हैं। तो कांग्रेस वाले पूछते हैं कि भाई कहां, कुल्लू भी जा रहे हैं? हमने कहा हाँ जा रहे हैं, कुल्लू भी जा रहे हैं। बहुत परेशान होते हैं। लेकिन मैं उनके लिए थोड़ा और भी कहना चाहता हूं, थोड़ा धैर्य रखें। प्रधानमंत्री जी 13 तारीख को चंबा भी आ रहे हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री जी का 20 तारीख से पहले 1-2 कार्यक्रम और भी हम कोशिश कर रहे हैं। अगर आचार संहिता नहीं लगी तो हम और भी कोशिश करेंगे उनके कार्यक्रम बनाने की। इतनी बात कहते हुए आप सबका आशीर्वाद और आप सबकी शुभकामनाएं लेकर के मैं जा रहा हूं। बाकी हम चुनाव के दिनों में फिर मिलेंगे, मिलकर के बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय हिमाचल। धन्यवाद महोदय, हम सभी जिला वासियों के लिए शुभ आशीर्वाद देने के लिए। एक बार फिर मैं जिला